मैं सुधारता हूं मेरी बात को कि किसी का बेटा बेटी होना गुनाह नहीं है, पर मां बाप ने और पति ने अपने पत्नी के लिए टिकट मांगने के लिए नहीं आना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी उन नेताओं में से थे कि जिन्होंने अपने पार्टी को बहुत ही प्रतिकूल परिस्थिति में उन्होंने पार्टी को खड़ा करने के लिए अपने जीवन के अच्छे साल, युवा साल जो थे वो समर्पित किए। तब परिस्थिति अच्छी नहीं थी, जीतने का तो सवाल ही नहीं उठता था और विशेष रूप से लगातार हार होती रहती थी। मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं थी, सत्ता कोसों मील दूर थी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश में हर जगह पर जाकर भारतीय जनसंघ के रूप में और फिर भारतीय जनता पार्टी के रूप में अपने संगठन का विस्तार करने के लिए उन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। मैं जब यहाँ आया तो मैं याद कर रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सबसे पुरानी याद कौन सी है मेरे जीवन में। तो नागपुर के एयरपोर्ट पर रात को उस समय एक डकोटा करके फ्लाइट होती थी कि जो पार्सल होते थे वो कलकत्ता से मुंबई जाने वाले सब विमान जो कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली एक ही समय नागपुर में आते थे और इधर का सामान उधर और उधर का सामान उधर। रात को 1 और 2 बजे हवाई जहाज आते थे और उस समय अटल जी को थैली देने का कार्यक्रम था और मुझे लगता है कि मुश्किल से 1,51,000 रुपए की थैली उस समय तय हुई थी। 1973 या 74 की बात होगी। तो रात को 1-2 बजे मैं भी हमारे नगर भवन महाल वार्ड में कार्यकर्ता था, हाई स्कूल में HSC में पढ़ रहा था। तो उस समय सब कार्यकर्ता रात को अटल जी के स्वागत के लिए गए थे। ये जो पुराना हवाई अड्डा है अपना नागपुर का, वहां से एक मेन एंट्रेंस था, वहां से अंदर जाने की परमिशन मिलती थी। और जब अटल जी का आगमन हुआ तो रमेश दलाल जो थे, अभी अपने आज भी कार्यकर्ता हैं, वो और कुमार खारपटे, उन्होंने एक नारा दिया कि देश का नेता कैसा हो, अटल बिहारी जैसा हो। हम लोग बड़े उत्साह के साथ उसको दोहरा रहे थे। अटल जी ने पीछे मुड़कर कहा, अरे ये मत कहो, देश का नेता कैसा हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये देश कैसा हो ये महत्वपूर्ण है। यानी देश के प्रति उनकी जो निष्ठा थी उसमें उन्होंने अपने अहम को, स्वयं को, मी को समर्पित किया था कि ये देश कैसा होगा। और इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के संपूर्ण जीवन में उनकी सबसे बड़ी निष्ठा अगर कोई थी वो राष्ट्र निष्ठा, ये उनकी सबसे बड़ी निष्ठा थी। हमारे राष्ट्र को मातृभूमि मानते हैं और राष्ट्र हमको सर्वोपरि है और ये देश केवल भूमि का टुकड़ा नहीं है, अटल जी की कविता है, और ये हमारी मातृभूमि है, मां के बराबर है, मां से भी ज्यादा हम इस भूमि को मानते हैं जिसने हमको जन्म दिया है। और इस भूमि के विकास के लिए सर्वोपरि हम प्रयत्न करेंगे, यह भाव उनके जीवन का विचार था। और इसलिए स्वाभाविक रूप से जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में ग्वालियर में जब वो विद्यार्थी थे तो हमारे नागपुर के ही एक संघ के प्रचारक थे तट्टी जी, और वो कार्यालय में रहते थे। आप में से कुछ लोगों को, गिरीश जी को और बाकी लोगों को पता होगा। तो अटल जी उनको गुरु के रूप में मानते थे और ग्वालियर में उनका संघ के साथ संबंध आया। फिर धीरे धीरे भौराव जी देवरस जो थे उत्तर प्रदेश का,
उत्तर भारत का संघ का काम देखते थे, उनसे संपर्क आया। और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पांचजन्य के ऑर्गेनाइजर इसके बीच में भी काम किया। एक पत्रकारिता के रूप में उन्होंने राष्ट्रवाद के विचारों के आधार पर अपनी लेखनी के द्वारा काम किया। उनका विशाल मन जो था, एक विशाल कवि का मन था, और उनकी कविताएं जो थी वो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस कविताओं में से उनके मन में जो भाव था, जो विचार था, उसका प्रकटीकरण था। और इसलिए राष्ट्रभक्ति से पूरी तरह से प्रेरित होकर इस राष्ट्र के लिए समर्पित किया उनका जीवन, ये उनके व्यक्तित्व की पहचान थी। उनका वक्तृत्व ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। आप में से बहुत से लोगों ने कस्तूरचंद पार्क पर अटल जी का भाषण कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। पर मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष था उस समय। गिरीश व्यास पूर्व नागपुर युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे। दयाशंकर तिवारी मध्य नागपुर के अध्यक्ष थे। और आज जो भारतीय जनता पार्टी में प्रमुख नेता दिख रहे ऐसे लोग उस समय युवा मोर्चा में कार्यकर्ता थे। और मुझे याद है अनिल सोले भी थे। और अटल जी की एक सभा थी, और उस सभा के लिए भोलानाथ सहारे, अनिल सोले और मैं और हम सब कार्यकर्ता, मुन्ना महाजन थे, हम वो पोस्टर चिपकाते थे। तो सभा के पोस्टर चिपकाने के लिए वो एमएससीबी के जो लाइट थे वो जाते थे, तो लगाने के लिए उनके पास एक सीडी रहती थी। और वो सीडी साइकिल के एक साइकिल पर वो और दूसरे को लगाकर वो सीडी, हम वो उसको चाय पानी का वादा करते थे। और वो हमको एमएससीबी के जो सेंटर था, पावर स्टेशन का ऑफिस, वो सीडी देता था। और छोटू भैया की प्रिंटिंग प्रेस थी। और छोटू भैया भी वो भी बहुत कर्मठ कार्यकर्ता थे। तो मैं उनको पूछता था कि चिक्की चाहिए तो डब्बा दे दो। तो बोलते थे डब्बा क्यों चाहिए, फुकट का आया क्या, कितने किलो चाहिए, पहले 1 किलो ले जाइए, पानी डालिए, चिपकाइए, खत्म होने के बाद आइए फिर दूंगा। फिर पोस्टर मांगते थे। मैं बोलता था वो ढीक लेके जाता हूं, ये तुम्हारे जैसा काम नहीं होगा। फिर नोटा गिनते थे, वैसे वो पोस्टर गिनते थे। अनिल को याद होगा, किसी को याद। और 100 होने के बाद बोलते थे इतने पहले लगा के आओ फिर मांगो। आपको क्या लगता है मांगने के लिए, ये छापने के लिए पैसे लगते हैं। और फिर वो पोस्टर हम जब लगाते थे तो फाड़ देते थे लोग। तो वो पोस्टर पर, वो सीढ़ी पर चढ़ते हुए ऊपर चढ़कर फिर वो चारों बाजू में चिक्की लगाकर अटल जी का जाहिर भाषण, चलो कस्तूरचंद पार्क, वो पोस्टर हम चिपकाने के लिए रात को 2-2, 3-3 बजे तक घूमते थे। और मुझे याद है कि अभी ये जो पटवर्धन हाई स्कूल है आनंद टॉकीज के बाजू में, अभी वहां वो ब्रिज बना, उससे वो रोड टूटा, एक पीली दीवार थी, वो टेक्निकल इंस्टीट्यूट था और बड़ी बड़ी दीवार थी। तो वो दीवार पर हमने तय किया कि पहले, हमको सलाह दिया लोगों ने कि तुम एक काम करो कि पहले अच्छी दीवारें चुनो। तो मैं घूमकर दीवारें चुनी, तो उसमें वो दीवार थी। और एक मध्य नागपुर में अभी भी अपने कार्यकर्ता है दयाशंकर, जो कंचन प्रजापति करके, वो अच्छे पेंटर थे, 2 भाई थे। उनके पिताजी मणिराम प्रजापति अपने अच्छे स्वयंसेवक थे। तो फिर वह वहां जाकर, भोलानाथ सहारे था, तो हम लोग, वो दीवार खराब रहती थी, पहले उसको चूना मारते थे। तो चूना मारने वाले टीम में मैं था, क्योंकि मेरा हैंडराइटिंग बहुत गंदा था। तो चूना मारने का काम होता था। और मैं चूना मारने के बाद फिर कंचन प्रजापति, मैं, भोलानाथ सहारे, हम सब लोग चूने मास्टर थे, चूना लगाने का काम करते थे। हाँ। और बाद में कंचन प्रजापति बड़े नील से या गेरू से उसके ऊपर
अटल बिहारी वाजपेयी का जाहिर भाषण चलो कस्तूरचंद पर लिखते थे, वो दिन थे। मैं इसलिए डिटेल बता रहा हूं कि आज के जैसी, क्या बोलना चाहिए, आज के जैसे काम करने की पद्धति नहीं थी। तब गाड़ी नहीं थी पार्टी के पास। एक अध्यक्ष नगर का इसलिए बनाया था कि उनके पास एक बहुत पुरानी एम्बेसडर थी, इस क्वालिफिकेशन पर अध्यक्ष बनाया था, ताकि कोई नेता आए तो अपना गाड़ी लेके आए, डीजल पेट्रोल ना भरना। मेरे समय की बात बता रहा हूं। और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए गाड़ी लेकर एयरपोर्ट में, वो एम्बेसडर सफेद रंग की, वो वकील थे, और फिर हम उनको जाते थे, साहब चलिए। फिर वो बोलते थे क्यों, एयरपोर्ट चलो। अरे भाई मुझे बहुत काम है, नहीं चलना पड़ता है। फिर उनको लेकर एयरपोर्ट जाते थे, और फिर उनके गाड़ी में बैठकर जो नेता आता था उसको लेकर कहीं छोड़ने का काम करते थे। उस परिस्थिति में देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी देश में घूमते रहे अनेक बार, और उनके इसमें भी उनका एक अलग स्वभाव था। मुझे बहुत मौका मिला। एक बार फ्लाइट कैंसिल हो गया, तो रजनी राय और कौशल प्रसाद राय के घर पर रहते थे, तो मैंने जाके बताया अटल जी फ्लाइट कैंसिल हो गया। चलो अच्छी बात है, क्या करेंगे। बोला अटल जी वो मराठी नाटक है। तो उस समय प्रभाकर पणशीकर का और सतीश दुबाशी का एक बेईमान नाटक था। एक बार अटल जी आए थे नागपुर, तो उनको मराठी नाटक बड़े पसंद थे। ती फुलरानी करके नाटक था। तो मैं अटल जी को पूछता था, अटल जी नाटक देखने चले? बोले हाँ बिल्कुल जाएंगे। क्योंकि उनका मराठी भाषा पर भी, सभी भाषाओं पर एक प्रेम था, कवि मन था, और इसलिए उनके पूरे जीवन में, उनके व्यक्तित्व की पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में एक अलग छाप पैदा हुई। और जब अटल जी भाषण करते थे तो विरोधी पार्टी के लोग भी सुनने के लिए आते थे। अनेक लोग ऐसे थे, वोट नहीं देते थे, पर अटल जी को सुनने के लिए आते थे और अटल जी का भाषण सुनते थे। और अटल जी की दो विशेषता, दो प्रकरण मैं आपको बताऊंगा। आज मैं देरी से आया हूं, 1 घंटा 10 मिनट मुझे लेट हुआ। इसका कारण मैं जरूर हूं, पर इसका सही कारण अटल बिहारी वाजपेयी है। आप पूछोगे कैसा है, तो एक बार मुझे अटल जी ने अच्छी बात बताई। एक बात नितिन याद रखो, बोले कि घर में जब लोग आते, तुम कितने भी जल्दी में हो, पर उनकी 1 सेकंड 2 सेकंड बात सुन लो, कागज ले लो, पर बिना मिले चले जाना ये कभी नहीं करना। उसको मिले बिना कभी नहीं जाना। अब आज मेरे पास भी खूब लोग आए थे। क्यों आए थे आपको मालूम है? आपके सबके चेहरों पर एक अलग तेज दिख रहा है। बस बात हो गई। साहेबांनी सांगितलं काळजी करू नको, तुझाच विचार होणार आहे। तो चेहरे पर सबके मन में आशा, अपेक्षा और आकांक्षा का एक चेहरे पे भाव था कि जम गया। अब प्रॉब्लम तुम्हारे लिए अच्छा, हमारे लिए दिक्कत का है। एक अनार है, 100 बीमार है। तो अटल जी बोलते थे जो सब कार्यकर्ता जो है, ये इस पार्टी की ताकत है। और ये कार्यकर्ता जो है, जो गरीबी में, भूखमरी में, बेरोजगारी में, प्रतिकूल परिस्थिति में, व्यक्ति के जीवन में दुख सहन करते हुए, अपने गाड़ी में पेट्रोल डालकर, साइकिल में बैठकर, लाठियां पुलिस के खाते हुए काम करता है संगठन के लिए, विचारों के लिए, वो कार्यकर्ता ये पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। ये बात अटल जी ने कही, और इसलिए उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता सर्वोपरि है। और कार्यकर्ता को हम गुणदोषों के साथ स्वीकार करते हैं। हमारी भाषा में बोलते हैं ये साला मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है।
उसका स्वभाव नहीं बदलता। और ऐसा होता ही है। एक चित्रपट आया था दादा गोंडके का, ठाम टकलिया भांग पड़ते। तो कोई हर आदमी बोलता है साहब मेरे वार्ड में ऐसी स्थिति है कि बस अब लोग राह ही देख रहे, बोले कि चुनाव कौन से दिन है और कब मुझे चुन कर भेजे। इधर लोगों को पूछे तो लोग बोलते तुमको दूसरा कोई मिला नहीं क्या ये ना। हर आदमी को ये लगता है, ये जनता भी बड़ी होशियार है, वो सबको कहती है बस बस तुम्हारे पीछे हम हैं। और आजकल पार्टी की स्थिति भी अच्छी है, चाय पानी नाश्ता हमने भी ये एंजॉय किया है। और डगे के होटल में ऐसे अनेक इच्छुक उम्मीदवारों से चाय चिवड़ा और दूध पीते पीते हमारी आधी जिंदगी गई है। ये गिरीश को पूछो इसने कितने लोगों से चाय और चिवड़ा खाया। और जाकर वो ढगे का होटल था, वो वहां बैठे वैद्य का दुकान था बंद पर 10 बजे के बाद। और वो जो बोलता था एक तो मुझे मिला था चाय भी खिलाता हूं चिवड़ा भी खिलाता हूं खोआ जलेबी भी खिलाता हूं, पर मेरा क्या होगा। हम बोलते थे चिंता मत कर तू खिला दे सब ठीक होगा। क्योंकि उस समय हमारे लिए सुविधा थी कि हम टिकट देने वाले हैं कि नहीं है उसको पता नहीं था, हमारे हाथ में कुछ नहीं था। वैसे आज भी है ना, बहुत से लोग तंद्रे यहां बैठे हुए, मैं भी तंद्रा हूं। अब लोगों को लग रहा है कि नितिन जी बोलेंगे तो टिकट हो जाएगा, देवेंद्र जी बोलेंगे तो टिकट हो जाएगा। अब ये लगना आपको भी स्वाभाविक है। तो उस समय हम भी उस फायदे मौके का फायदा उठाते थे। तो ये कार्यकर्ता जो है उसमें आशा अपेक्षा आकांक्षा रहना गलत नहीं है। अटल जी ने हमको यही बात कही कि जो कार्यकर्ता है उसको लगेगा ही, हर व्यक्ति को लगता है। सभी थोड़ी प्रचारक है संगठन मंत्री है, तो उनको लगता है कि नहीं मेरे जीवन में मैंने नगर सेवक बनना चाहिए, एमएलए बनना चाहिए, एमपी बनना चाहिए, एक बार बने तो दूसरे बार बनना चाहिए। वैसे होता है। एक मुझे आई थी महिला, मुझे केवल एक बार नगर सेवक बनाई है, अब नाम नहीं बताऊंगा पर वो मत पूछे। उसको नगर सेवक बनाया, फिर मेयर नहीं बना पाया, खूब रोने लगी। तो मेरी माँ उस समय थी, बोली इसके पति का निधन हो गया क्या, ये ऐसी क्यों रो रही। नहीं ऐसा नहीं हुआ है, इसको टिकट नहीं मिला इसके लिए वो नाराज है। ऐसी रोई। फिर मेयर बनाया। अब मेयर बनने के बाद वो भी काम हुआ। अब वो बोली आपको एमएलए बनाओ, और फिर से अभी नगर सेवक के टिकट के लिए तैयारी है आज। तो ये ऐसी भूख है, ये खत्म नहीं होती। और इसलिए आशा आकांक्षा महत्वाकांक्षा स्वाभाविक भी होती है। अटल बिहारी वाजपेयी के मन में भी कभी ये बात नहीं थी कि मुझे ये टिकट दो यहां से लड़ाओ, पार्टी तय करती थी और पार्टी बोलेंगे वो करते थे। हार भी गए चुनाव, और चुनाव हारने के बाद अटल जी और अडवाणी बाद में हारने के बाद मूड खराब हुआ तो दोनों गए फिल्म देखने के लिए, और फिल्म का नाम था फिर सुबह आएगी। तो जीवन में सामान्य रूप में जो हम सब के प्रॉब्लम है उन्हीं के साथ भी वही थे। और इसलिए सबसे पहली बात है कि इस पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जिसने पार्टी के लिए रात दिन काम किया है, और हमारे जैसे हमारी पात्रता कितनी है ये भी प्रश्न है, पर आप सब लोगों के परिश्रमों के कारण, मेहनत के कारण हम में से कुछ लोगों को शिखर पर जाने का अवसर मिला। वो आपके कारण मिला, ये कोई हमारे बदौलत नहीं मिला। कभी कभी हमको लगता है कि हम बहुत शाने हो गए, क्योंकि लोग बोलते हैं बहुत रास्ते बनाए तुमने, बहुत अच्छा किया, फोटो निकालते तो लोगों को लगता साला हम जरा अपना काम बड़ा अच्छा है। क्या अच्छा है,
हम कितना भी काम करेंगे और मैं चुनाव में खड़ा रहूंगा और आप घर घर जाके मेरे वोट नहीं मांगोगे तो मैं चुन के कैसे आऊंगा। तो जो भी कार्यकर्ता नेता बड़ा होता है वो कार्यकर्ता है और वो कार्यकर्ताओं के कारण बड़ा बना है, और ये किसी भी नेता ने कभी भूलना नहीं चाहिए। और यही बात भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। अटल जी कहते थे कि इस पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है देव दुर्लभ कार्यकर्ता, और देव दुर्लभ कार्यकर्ता ये पार्टी की ताकत और शक्ति है, ये बात उन्होंने बताई। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और उसी समय मैं उसी साल भारतीय जनता पार्टी में आया। न्यू इंग्लिश हाई स्कूल के महाल ब्रांच में पहला कार्यक्रम हुआ था। राम जेठमलानी जी और शांति भूषण जी आए थे और पहली बार भारतीय जनता पार्टी की स्थापना का कार्यक्रम हुआ था, और उसी समय पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। हालत पार्टी की बहुत खराब थी, जनता पार्टी बिखर गई थी, सपने भंग हो गए थे, एक दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, ऐसी पार्टी की नौबत आई थी। और तब बांद्रा के रिक्लेमेशन ग्राउंड पर अटल जी के इसमें एक बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना हुई तो मोहम्मद करीम छगला, ये सब नाम अभी आप में से कितने लोगों को पता है मालूम नहीं, वो बहुत बड़े न्यायविद थे, अच्छे वकील थे और देश में उनका बहुत बड़ा नाम था, एमसी छागला। और उनका भाषण वहां हुआ और उस अटल भाषण में, समारोह के भाषण में एमसी छागला उन्होंने कहा था, मुझे याद है शाम को 5:30 बजे का टाइम था, पीछे में अरबी समुद्र दिख रहा था, सूर्यास्त तो होने के लिए सूर्य नीचे में पानी और समुद्र उसके लेवल के नीचे सूर्य दिख रहा था, सूर्यास्त होने का टाइम आया था और उनका बहुत सुंदर भाषण हुआ। और उन्होंने कहा था कि मैं देश के भविष्य के प्रधानमंत्री के साथ बैठा हूं। यह बात उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में भविष्यवाणी की थी। अब आखिरी में अटल जी का भाषण हुआ था, उनने बात यही दोहराई थी कि देश में राज्य आएंगे चले जाएंगे, सरकारी आएंगी बिगड़ जाएगी, मंत्री बनेंगे चले जाएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे चले जाएंगे, पर यह देश रहेगा, यह देश महत्वपूर्ण है। और उस भाषण में उन्होंने कहा कि आज हम ऐसी स्थिति में नहीं है कि कोई हम शासन बना सकते हैं, पर जिस विचारों को लेकर हम चल रहे हैं एक दिन आएगा। और उनके समारोह के भाषण के उनके वाक्य थे, वो आज भी करीब 45-46 साल के बाद एक युवक के रूप में मैंने सुने थे, वो आज भी मेरे दिल में है। उन्होंने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज आएगा खिलेगा और कमल खिलेगा। और उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई और अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। पर देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद, पार्लियामेंट में पहली बार बनने के बाद 15 दिन में सरकार चली गई। और जब पार्लियामेंट में लोग बेचने के लिए, आजकल तो नगर सेवक हो या वो सब लोग बोलते हैं पैसा, ये मत करो, मैं अनुभव सब कर चुका हूं, मैं सब बांट चुके हैं, सब खिला चुके हैं, सब दे चुके हैं, ये बेकार है, इससे कुछ नहीं होता। पर समझने के लिए वक्त लगता है और मुझे मालूम है, मेरे बताने के बाद भी आप समझोगे नहीं, क्योंकि आदत से मजबूर है। ये कोई साथ में नहीं देता। रतन टाटा का भाई था, नोएल टाटा, नोएल टाटा नहीं, नाम भूल रहा हूं मैं उनको, जॉर्ज फर्नांडिस साहब के खिलाफ खड़े थे। अब टाटा के पास कम पैसे थे, वो हार गए चुनाव, और टैक्सी ड्राइवर उनके यूनियन के लीडर थे जॉर्ज फर्नांडिस, वो चुनाव जीत गए दक्षिण मुंबई से, सरका पाटिल हार गए थे। तो आने वाले समय में अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बात मुझे याद है, मैं मुंबई में विपक्ष का नेता था, तब अटल जी के साथ में जा रहा था, तो विधानमंडल में बहुत गड़बड़ हुई, बहुत दंगे हुए, गड़बड़ हुई, मारपीट हुई।
तो अटल जी ने मुझे कहा कि क्या अपना विरोध जताने के लिए क्या अच्छी भाषा में विरोध जताया नहीं जा सकता? क्या शब्द इतने प्रभावी नहीं हो सकते कि हम उस धार से हमारे विरोधकों को घायल कर सकते हैं, हमारी बात जनता तक पहुंचा सकते हैं? ये सब करने की आवश्यकता क्यों है? हम राजनीति में ये सब क्यों कर रहे हैं? एक आदर्श राजनीति का स्वरूप उनके मन की जीवन निष्ठा थी। उन्होंने कभी, मैं मानता हूं कि पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, कंपल्शंस, लिमिटेशंस एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। राजनीति एक खेल ही ऐसा है। पर सुरेश भट्ट का एक गीत था, रंगात रंगुनी रंग माझा वेगळा। ये रंग में रंगने के बाद भी हमारा ओरिजिनल जेनेटिक अलग है। ये पार्टी विथ ए डिफरेंस हमारे बारे में कहा गया है। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये पति पत्नी की, पिता पुत्र की, परिवार की पार्टी नहीं है। ये पार्टी इस देश के विकास के लिए, मातृभूमि के सर्वोपरि विकास के लिए समर्पित भाव से काम करने वाले इस राष्ट्र भूमि के सपूतों की पार्टी है। और इसलिए यह पार्टी अलग है। और ये भाव अटल जी जैसे कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन भर आखिरी तक कायम रखा है। और वो जिम्मेदारी अब हमारे ऊपर है। हम राजनीति में इसलिए नहीं आए कि नितिन गडकरी एमपी बने, खासदार बने, मंत्री बने और मैं बनने के बाद मेरे लड़के को टिकट दो, मेरे पत्नी को टिकट दो। इसके लिए ये पार्टी नहीं बनी हुई है। ये पार्टी बनी हुई है कि समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, गरीब है, दुखी है, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, जो जीवन जी नहीं सकते, वो गरीबों के जीवन को बदलने के लिए, उनके भविष्य को बदलने के लिए ये पार्टी का निर्माण हुआ है। वो काम हमको करना है। अगर हम वही करेंगे कि जिन लोगों ने आज तक जो किया, सत्ता में रहे, जो कुछ किया, वो अगर हम करेंगे तो न उनके जाने में फायदा है, न हमारे आने में फायदा है। ये बात सही है कि नो फिलॉसफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। खाली पेट को कोई तत्वज्ञान नहीं पढ़ाया जा सकता, इसलिए पैसा कमाना चाहिए। पर पैसा ये जीवन का साधन है, साध्य नहीं है। और राजनीति ये पैसा कमाने का धंधा नहीं है। ये कहीं ना कहीं हमें इस पार्टी के संस्कारों के रूप में मिला हुआ है। और हम चुनाव जीतने के बाद इस जनता में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ हमने जनता के कितने सवाल सुलझाए, उनके जीवन को कितना सुसह्य किया है, ये महत्वपूर्ण है। शिक्षा के क्षेत्र में हम गरीब सेवा करने में क्या कर सके, गरीबों की सेवा करने में हम क्या कर सके, रोजगार देने के लिए हम क्या कर सके। यहां हम इंडस्ट्री लाते हैं, वो लोग पैसा कमाते, लोग बोलते उद्योगपति आते हैं। मैंने कहा वो वेल्थ क्रिएटर है, पर वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर है। अगर हमारे गांव में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, इंडस्ट्री नहीं खुलेगी, तो गरीब के लड़कों को रोजगार कहां से मिलेगा। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें बेरोजगारों को रोजगार देना है। हमारी यहाँ की गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी दूर करना है। लोगों को अच्छे रोड देना है, 24 घंटे पानी देना है, बिजली देना है, खुद का मकान उनका बने, वो स्वाभिमान से जी सके। और राजनीति के माध्यम से, सत्ता के माध्यम से केवल राज बदलना हमारा उद्देश्य नहीं है, समाज बदलना हमारा उद्देश्य है। और छोटा एक कार्यकर्ता के रूप में जहां जहां मुझे जिम्मेदारी आएगी, तो इस दिशा में पॉजिटिवली मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सका, इसका ऑडिट एक कार्यकर्ता के रूप में हमें करना है, मुझे करना है, आपको करना है। और ये करने में अगर कुछ निकलता ही नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं, तो फिर ये खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा अठन्ना, ये फोकट का क्या काम है, क्या जरूरी है इसके। और इसलिए स्वाभाविक रूप से अटल जी के जीवन से प्रेरणा लेकर इस राष्ट्र के पुनर्निर्माण का जो सपना था अभी भी पूरा नहीं हुआ है। हमें इस देश को विश्व गुरु बनाना है। हमें इस देश को आर्थिक दृष्टि से $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बननी है। परसों मैं दिल्ली में
एक किताब के प्रकाशन में अटल जी के जीवन पर उपराष्ट्रपति जी के साथ था, तो मैंने यही कहा कि देखिए, अटल जी के जीवन में उन्होंने हर समय यही कहा कि हम इस देश के गांव, गरीब, मजदूर, किसान के लिए हम कुछ फर्क कर निर्माण हुआ क्या हमारे कारण? हम कुछ कर सके क्या? और ये करने का सतत प्रयास करना और सत्ता परिवर्तन से समाज परिवर्तन करना, ये बात उनके जीवन की निष्ठा थी। और इसलिए आदर्श विचारों के आधार पर राष्ट्र को समर्पित और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को गरीब को केंद्र बिंदु मानकर उन्होंने काम किया। कभी कभी अच्छा काम होता है तो बहुत खुशी होती है। मुझे भी अवसर मिला और 2014 में जब मैं मंत्री बना, तब मुझे ट्रांसपोर्ट मंत्री बना, तो मेरे मन में अक्सर एक बात आती थी कि अपने तिलक पुतला कार्यालय के पास एक चढ़ाव है तिलक पुतले में। तो बचपन में मैं स्कूल में जब जाता था, मामा के घर जाता था माँ के साथ, तो मेरी 2 बहनें, मैं, हम सब एक रिक्शा में बैठते थे और वो रिक्शे वाला उतरकर हमको खींचते हुए जब चढ़ता था, MS कोऑपरेटिव बैंक में बाजू में देखो वो है, तो बड़ा तकलीफ होती थी, वो पसीना निकलता था उसको देखते हुए, आंखों में ऐसा लगता था कितने कष्ट उठा रहा है। तब मैं देखता था कि ये कितना भयंकर है। जब मैं इतवारी मार्केट में जाता था, बहुत बार जमुनादास जी शाह थे, प्रेमजी भाई थे, शाह नानजी नाक्सी वाली, गिरीश को पता है, तो उनको मिलने के लिए हम जाते थे। तो एक क्विंटल का बोरा अपने पीठ पर लगकर वो मजदूर देखते थे। तो मुझे अक्सर लगता था कि ये स्थिति बदल नहीं सकती। तो मैं जब मंत्री बना तो मैंने सभी एक्सपर्ट, स्टैंडर्ड्स जो संगठन थे उनको बुलाया, IIT के इंजीनियर्स को बुलाया और मैंने उनको कहा कि हमें कुछ भी करके ये बदलना है, आप टेक्नोलॉजी लाओ। और मुझे खुशी है कि मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई-रिक्शा का निर्माण उसी से हुआ। और जो 1.5 करोड़ लोग आदमी को खींचने का काम करते थे और बंगाल में तो कंधे पे जू रखकर उसको जोड़ने का काम करते थे, तो आज 1.5 करोड़ लोग लगभग मानवीय शोषण से मुक्त हुए हैं। आज कोई भी मार्केट में 1 क्विंटल का बोरा पीठ पर रखा हुआ आदमी दिखता नहीं, वो मैकेनिज्म ड्रिवन ई-कार्ट को यूज कर रहा है। तो मुझे जीवन में इतना बहुत समाधान में रोड बनाए, टनल बनाए, हाईवे बनाए, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए, पर मैं एक ही मानता हूं कि उस गरीब व्यक्ति के लिए जो कुछ काम हुआ है वही मेरे जीवन का सबसे अच्छा काम हुआ। तो ये संवेदनशीलता कहां से आई? पार्टी से आई। पार्टी ने हमको सिखाई है और इसलिए सत्ता के माध्यम से हमको परिस्थिति को बदलना है। नहीं तो कारपोरेशन में जाके वही है, बोलते मेरे पत्नी को टिकट दो, पत्नी को टिकट दो। एक जगह आए मेरे पास डेलीगेशन कि बोले इनके घर जाते हैं तो पत्नी दरवाजा बंद करती है और पति बाहर आके बोलता है वो घर पर नहीं है, वो अंदर बैठी रहती है। तो क्यों मांगते हो टिकट? टिकट मांगते हो तो गाली खाने की भी तैयारी रखो, और नहीं तैयारी है तो मत मांगो। तुमको 4 घंटे लोगों के लिए काम करने का टाइम नहीं है। एकनाथराव जो कारपोरेटर थे हमारे, कैसे थे? गिरीश भी उस समय कारपोरेटर था, प्रभाकर राव दत्त के कारपोरेटर थे, हमारे एक सखाराम चौधरी, ये वहां के हमारे दिन भर घूमते थे। एक डोमाजी जादव थे, वो दिन भर कचरा ढूंढते थे, क्या चल रहा, ताई कैसा है, यही काम करते थे। और नगर सेवक बनना है तो काम करो, और सुबह उठकर तुम्हारी अगर घूमने की इच्छा नहीं है तो मत मांगो ना टिकट। तुम अगर जनता की, मुझे एक जगह आज मुझे बताया कि पति ने भी टिकट मांगा, पत्नी ने भी मांगा, लड़के ने भी मांगा और बहन ने भी मांगा। तो मैंने मजाक में कहा और 2 बाकी रहे। बोले कौन? एक ड्राइवर और दूसरा चमचा देखना था कोई, और उसको भी दो। अब एक आधे बार वो कोई उसमें लायक भी हो सकता है, उसको मिलेगा टिकट, उसमें से किसी को तो मिल सकता है। कोई परिवार में किसी का जन्म हुआ इसलिए गुनाह नहीं है। मैं सुधारता हूं मेरी बात को कि किसी का बेटा बेटी होना गुनाह नहीं है, पर माँ बाप ने और पति ने अपने पत्नी के लिए टिकट मांगने के लिए नहीं आना चाहिए।
लोगों ने मानना चाहिए कि इसके पत्नी को टिकट दो, इनके लड़के को टिकट दो। ये स्थिति जो है वह ठीक है। और इसलिए आज अटल जी का स्मरण करते हुए हम एक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और अटल जी की बात को, अटल जी के व्यक्तित्व को, कर्तृत्व को, नेतृत्व को, कार्य को ध्यान में रखते हुए अब आने वाले चुनाव में तो हमको जीतना है। इस शहर को प्रदूषण मुक्त करना है। इस शहर में एक भी गड्ढा नहीं रहेगा, ऐसे रोड बनाने हैं। इस शहर में 24 घंटे पानी मिलेगा, ऐसी पानी की सिस्टम करनी है। इस शहर में कचरे का एक कई प्लास्टिक का कचरा दिखना नहीं चाहिए, इतना स्वच्छ शहर बनाना चाहिए। इस शहर के लाखों युवाओं को रोजगार देना चाहिए, ऐसा शहर बनाना। इस शहर में मेट्रो आए, हाईवे बने, अब नई बस आ रहे इलेक्ट्रिक चार्जिंग की। क्यों? क्योंकि हमारे लोगों को सुसह्य विकास के साथ उनका जीवन सुखमय होना चाहिए। डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, सुखांक, हमारी राजनीति किसी व्यक्ति को चमकाने के लिए नहीं है। अरे जात, पंथ, धर्म, भाषा, इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेट करने वाली भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कभी नहीं थी, ना है, ना होगी। ये गलतियां होती है, मेरे से भी हुई, पर हर नेता की जब तक लाल नहीं होती तब तक उसको समझ नहीं आती। जो आता है उसके गले में हाथ डालता है और पहले बोलता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो पार्टी का काम करना है। और जैसे आता बोलता चुनाव आया, मेरी भी इच्छा है। अरे पर तू आया तब तो बोला ना कि मुझे कोई इच्छा नहीं, तुम पार्टी में ले लो। यानी हमारी दिक्कत बढ़ाने के लिए, हमारे ऊपर कुदवाने के लिए पहले कम है और कुदवाओ। देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी के पूरे कपड़े फाटे और गांव में बताओ उनके हाथ में टिकट है, जाओ। हमारे हाथ में नहीं है टिकट, जनता के हाथ में है। 4 सर्वे हुए, एक मेरे पास है, 3 देवेंद्र जी ने दिए, चारों मैंने अपने घर में लाए। और मैं बता देता हूं दयाशंकर जी, मैं एक भी टिकट डिसाइड करने के लिए आ नहीं रहा हूं। मैं चारों सर्वे का अध्ययन करके उसके बाहर, चाहे कोई भी हो, नितिन गडकरी हो कि देवेंद्र फडणवीस हो, उसके बाहर जाने की अनुमति नहीं। जो जनता चाहती है उसमें चॉइस करते समय कार्यकर्ता जो है उसको थोड़ी प्रायोरिटी दो, और जनता चाहती है वो काम करने वाले कार्यकर्ता, अच्छा कार्यकर्ता, दोनों का कॉम्बिनेशन करके टिकट दो। ये जात पात फालतू है। कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स से बड़ा नहीं होता। जिन लोगों को अपनी राजनीति करनी है तब वो जात की बात करते हैं और तब बोलते हैं आमच्या समाजाचे इतके लोक आहे। अरे तुझ्या समाजाचे तू काय केलं समाजा करता? हा, काही नाही केलं, आमच्या समाजाचे लोक आहेत। हे फालतू मना काही नहीं, सब समाज अपना है। अभी गीत सुना ना आपने, श्याम देशपांडे जी, कितना सुंदर गीत क्या। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, रग रग में हिंदू है, पुरखे जिसके हिंदू है। हम एक है, हम एक परिवार है। जात, पंथ, धर्म, भाषा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। मैं अक्सर कहता हूं कि पूरी नागपुर की जनता मेरा परिवार है, मैं नागपुर का हूं और जनता मेरी है। यही भाव रखना है। और इसलिए आने वाले समय में जो पार्टी का कार्यकर्ता, अब ये भी कठिन काम है। कठिन इसलिए है कि एक एक जगह पर 5-5 काबिल उम्मीदवार है, 19-20 का भी फर्क नहीं है। अब प्रॉब्लम है कि एक वार्ड में इधर एक ओबीसी है, इधर एक महिला है, इधर एक शेड्यूल कास्ट है। इस एरिया में एक को देना हो तो वो महिला इधर की मिलती है तो पुरुष उधर का देना। परमिटेशन, कॉम्बिनेशन में इतनी दिक्कतें हैं कि इसमें सबके साथ न्याय करते करते बड़ी अड़चन है। और जब सब कुछ मिलता है तो सब लोग अच्छा ही बर्ताव करते हैं, पर जब अन्याय होता है तब कार्यकर्ता अच्छा बर्ताव करता है। यही कार्यकर्ता की सबसे बड़ी परीक्षा है। अब अटल जी का स्मरण कर रहे हैं और हम अब चुनाव की तरफ जा रहे हैं, तो किसी के मन में टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा तो दुख और दर्द तो होगा ही।
होने ही वाला है। और दुख और दर्द होगा तो नाराजी भी होगी, प्रतिक्रिया भी आएगी। वैसे मैंने बहुत अनुभव लिए। एक बार हमें कारपोरेशन के टिकट में हम एक जगह में छोटू भैया गए थे, बहुत पुराना घर था, पायरी चढ़ रहे थे, उतर बोले नीचे, गेट आउट आवाज आया घर से, फिर भी खड़े रहे, बहुत गालियां सुनी फिर भी हम हंसते रहे, माफी मांगते रहे। तो आखिर आप नाराज हमारे ऊपर नहीं होंगे तो किसके ऊपर होंगे? तो कार्यकर्ता को समझाना भी होगा। पर अटल जी के आज का स्मरण करते हुए इस म्यूनिसिपल कारपोरेशन को पिछले बार जितनी सीट मिली थी उससे 10 सीट ज्यादा मिलाने का आह्वान हम सबके सामने है। और हमारा मेयर, हमारी मेजॉरिटी आए, और ये चैलेंज जो है इसमें हम सबको एक दिल से लड़ना है और एक अच्छे कार्यकर्ता का परिचय भी देना है। और अटल जी का अनायासे योगायोग से आज 25 तारीख के कारण हम उनका स्मरण कर रहे हैं। हम अटल जी के चेले हैं। उनकी प्रेरणा, उनका व्यक्तित्व, उनका कार्य, उनका नेतृत्व, उनका वक्तृत्व हमारे लिए आदर्श है। और इसलिए हम पहली परीक्षा तो आज ये संकल्प करें कि अटल जी की इस स्मृति में हम पहला काम करें कि हमारे पार्टी को पिछले बार मिला था उससे भी कई गुना अच्छा यश इस महानगर पालिका में हम मिला कर देंगे और हमारे नागपुर शहर को भारत का नंबर 1 का, पहले नंबर का शहर बनाएंगे। अटल जी का हम सब ने स्मरण किया है। बहुत सी पुरानी कविताएं, उनके गीत, उनकी यादें, उनका भाषण आज टेक्नोलॉजी के कारण उपलब्ध है। जरूर उसको सुनिए और राष्ट्र का निर्माण करने का संकल्प करने के लिए जब तक हमारा शहर अच्छा नहीं बनेगा तब तक महाराष्ट्र अच्छा नहीं बनेगा। जब तक महाराष्ट्र अच्छा नहीं बनेगा तब तक देश अच्छा नहीं बनेगा। और इसीलिए इस देश को हमको विश्वगुरु बनाना है, सर्वांगीण प्रगति और विकास की ओर लेकर जाना है। ये आज के इस अटल जी को स्मरण करते हुए ये आप सब लोग संकल्प करिए, यही मैं आपसे अनुरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अटल जी अमर रहे। अटल जी, अटल जी, अटल जी।